Hello, good morning, friends, and welcome to our YouTube channel Only Success. And today we will discuss The Hindu of January 18th, and we will analyze editorial as well as other important news of today. And at the end of this newspaper, we will discuss important vocabulary. और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर हिंदी में एनालाइज करते हैं, जिससे कि हमारे जो भी दोस्त को कभी भी ऐसा लगता है कि हिंदी में समझने की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये हम लोगों के द्वारा एक छोटा सा एफर्ट है। तो जल्दी से आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए, जिससे हमारा और हमारी टीम का मोटिवेशन बना रहे और आपको इसके जैसे और इससे भी अच्छे कंटेंट बनाने के लिए हम लोग एनकरेज रहे हैं। और दोस्तों, एक और चीज़ है कि इस हिंदू के रिव्यू के सेगमेंट के साथ ही हम लोग डेली हिंदू का क्विज सेगमेंट भी डेली कवर करते हैं, जिससे कि उसमें डे टू डे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हिंदू की, वो हमारी कवर होती रहे। और उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन के बिलो में लिंक दे दिया जाएगा, उसके आप लोग ज़रूर वॉच कर लें। उसमें बहुत कम समय लगेगा, आपको हार्डली 5 मिनट से भी कम लगता है। 5 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट कवर हो जाते हैं और आपके रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। और जल्दी से आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमें और अच्छा मोटिवेशन मिले। चलिए, टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग शुरू करते हैं आज की पहली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ से। और आज की जो न्यूज़ है, जो पंजाब का इलेक्शन था, वो 14 फरवरी को अनाउंस हुआ था। बट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा कि 14 फेब को रविदास जयंती है। रविदास जयंती पहली तो ये इम्पोर्टेंट ये भी हो गया कि रविदास जयंती किस दिन होती है, तो 14 फेब को इस बार है। तो इसके मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात मान ली है, और जो पंजाब का इलेक्शन है वो 14 फेब की जगह 20 फेब को हो गया है। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अब फर्स्ट और सेकंड पेज में कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अब हम लोग डायरेक्टली आ जाते हैं यहाँ पे फोर्थ पेज पे, स्टेट्स वाले पेज पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, बस एक जानकारी के लिए एक न्यूज़ है, इसको कुछ ऐसा नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं। और हाँ दोस्तों, कि जब हम लोग न्यूज़पेपर डिस्कस करते हैं, तो मैं नए व्यूअर्स के लिए और बता दूँ ये बात कि पेन और पेपर आप लोग लेके बैठा करें, जिससे जो भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, जो मैं बोलता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट तो या इम्पॉर्टेंट, तो उसको आप लोग देन एंड देयर नोट डाउन कर लिया करिए। और दूसरी चीज़ ये कि जो भी नए व्यूअर्स, उनको हम बता दें कि जो भी हम लोग वोकेबलरी डिस्कस करते हैं, बहुत ज़्यादा डे टू डे डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि अगर एक दिन में अगर 50 वोकेबलरी नहीं डिस्कस कर लेंगे तो आप लोगों के लिए याद करने के लिए भी प्रॉब्लम होगी। तो फिर इससे अच्छा तो ये है कि एक बुक ही आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। तो जब बुक नहीं खरीदना है, डे टू डे हम लोग को वोकेबलरी डिस्कस करते हैं, तो अगर एक दिन में 5 करते हैं तो मंथ में हम लोग 150 वोकेबलरी डिस्कस कर लेते हैं। तो 150 वोकेबलरी अगर अपने आप वर्ड में आप इम्प्रूव कर लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका वोकेबलरी एक साल में इंटू 12 अगर आप कर दीजिए तो 1800 वोकेबलरी हो जाती है। तो आप लोग बिल्कुल हरी मत करिए, क्योंकि ऐसा एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर 5 ही क्यों, हम लोग 10 कर सकते हैं, तो 10 कर तो सकते हैं, बट हम लोग कंसिस्टेंटली इसको एक साल तक नहीं कर सकते। तो 5 अगर है तो करने में ईजी भी रहता है, तो इसीलिए 5 ठीक है। और क्विज़ का सेगमेंट, उसमें भी हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चन ही डेली के लेते हैं। और बिल्कुल आप लोग निश्चिंत रहिए, कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों से मिस नहीं होगी, और आप लोग मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और बिल्कुल भी आप हिंदू पेपर के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप परेशान मत होइए। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो आप मुझ पर आँख बंद करके रिलाई कर सकते हैं, और आप लोग देखेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी इंग्लिश वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो गई है और करंट अफेयर्स भी डे टू डे इम्प्रूव हो रहा है। तो चलिए, आप लोग निश्चिंत रहिए और हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं। ये जो कोलकाता का बुक फेयर है, वो 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है कोरोना की वजह से। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर है, बेसिकली लोकल न्यूज़ है, तो आप लोग नहीं भी करेंगे तो चलेगा। बट मेरा प्रयास ये रहता है कि एक भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिस ना हो, ताकि जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठें तो आप लोगों को ये रहे कि नहीं, जो भी पढ़ाया गया वो हमारे काम का ही था। एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हैदराबाद में फार्मूला ई वर्ल्ड की चैम्पियनशिप नवंबर 22 से फरवरी 23 तक ऑर्गेनाइज करने के लिए बात चल रही है। हैदराबाद ऑफिशियली बिड ए कैंडिडेट टू होस्ट द फार्मूला ई वर्ल्ड चैम्पियनशिप
इलेक्ट्रिक कार, बेसिकली इलेक्ट्रिक कार की चैम्पियनशिप है, हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हो रही है, बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ आते हैं हम लोग। सीधा आ जाते हैं एडिटोरियल पेज पे। बेसिकली फिर वही है, यहाँ पे पॉलिटिकल न्यूज़ हमारे काम की नहीं है। ये बेसिकली ये है 2022 का वॉच टॉक टाइप का है। यहाँ पे तालिबान में क्या इशू हो रहा है ये हम लोग रिव्यू में समय समय पर पढ़ते रहते हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है, तो डिटेल्ड नहीं है, बस एक टाइमलाइन टाइप का है, तो उसको हम लोग करने की ज़रूरत नहीं है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ आते हैं हम लोग। ये रेड लाइन, चाइनाज रिस्पॉन्स टू लिथुआनिया इज़ टू इंश्योर अदर कंट्रीज डू नॉट टेक द सेम रूट। हम लोगों ने, आप लोगों को याद होगा 2 दिन पहले लिथुआनिया के ऊपर एक बहुत डिटेल्ड आर्टिकल डिस्कस किया था। जिन दोस्तों ने वो नहीं देखा है तो वो लोग प्लीज़ वो जो न्यूज़पेपर है वो जाके उसका रिव्यू वाला सेगमेंट, उसमें लिथुआनिया का जो लास्ट पेज में जो इशू आया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ वो उसको देख लीजिए। और क्विज़ में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, जिससे कि आप लोगों को अब, क्योंकि यहाँ पे तो आज की ही न्यूज़ डिस्कस करेंगे, बहुत पुरानी न्यूज़ डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग, तो आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या, उसी न्यूज़ से ही कनेक्टेड ये न्यूज़ है। अब हुआ क्या था कि आपको ब्रीफ कर देता हूँ, जिन दोस्तों ने वो न्यूज़ नहीं पढ़ी है उनको बता दूँ। लिथुआनिया ने क्या किया था कि ताइवान का एक ऑफिशियल ऑफिस लिथुआनिया में खोलने की परमिशन दे दी थी, जिसका नाम रख दिया था लिथुआनिया रिप्रेजेंटेटिव ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस करके। तो अब हुआ क्या कि चाइना को लगता है कि ताइवान में सिर्फ चाइना की ही गवर्नमेंट और चाइना से ही रिलेटेड बात होनी चाहिए। तो इसके अलावा जब लिथुआनिया ने ताइवान को ऑफिस, एम्बेसडर ऑफिस का नाम रखने के लिए परमिशन दे दी कि ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये देखिए ताइवानीज रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, तो चाइना इससे बहुत ज़्यादा एनॉय हो गया। एनॉय होने के साथ साथ उसने क्या किया कि अब लिथुआनिया के पर्टिकुलर इकोनॉमिक सैंक्शंस तो लगा नहीं सकता है, क्योंकि जो चाइना है उसका लिथुआनिया के साथ बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में है। यानी कि जो लिथुआनिया का जो एक्सपोर्ट होता है चाइना में वो ज़्यादा है, और जो इम्पोर्ट होता है चाइना से वो कम है। तो अगर चाइना इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा भी देगा तो उसमें लिथुआनिया का नुकसान तो होने वाला है नहीं, ये सारा डाटा है। अब इसके बाद अब चाइना क्या कर रहा है कि एक इंटरनेशनल एक ट्रेंड सेट करना चाहता है कि चलो लिथुआनिया तो ठीक है, लेकिन लिथुआनिया इकोनॉमिक यूनियन का कैंडिडेट है, मेंबर है। तो अब अगर कोई भी मेंबर लिथुआनिया से कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसको चाइना से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, या कोई भी मटेरियल जो उसको देता है, मतलब किसी भी तरीके का ट्रेडिंग अगर लिथुआनिया के साथ होती है तो चाइना उस कंट्री के साथ ट्रेडिंग नहीं करेगा। बस इतना ही है। और चाइना बेसिकली एक रेड लाइन वर्ल्ड को दिखाना चाहता है कि चाइना से अगर तुम पंगा लोगे तो चाइना तुमको छोड़ेगा नहीं। बस इतना ही है कहानी, बाकी इसमें कहानी में कुछ नहीं है। चाइना पूरी दुनिया को एक लेसन देना चाहता है, बस उतनी सी बात है। अब इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्या है, इंडिया ने भी, ऐसा नहीं कि ताइवान का ऑफिस नहीं है, इंडिया में ताइवान का ऑफिस इंडिया ने खोला हुआ है, पर उसका जो नाम दे रखा है वो दे रखा है कुछ ये एक सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है नाम चाइनाज यूज ऑफ ट्रेड एज लिव, मतलब यहाँ पे इंडिया ने जो ताइवानीज ऑफिस खोला हुआ है उसको बेसिकली नाम दे रखा है ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर। तो मतलब इंडिया की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो इतना खुल के ताइवान का ऑफिस ताइवान के नाम पे खोल सके। तो लिथुआनिया ने ऐसा किया, तो चाइना पूरे वर्ल्ड को लेसन देना चाहता है। अब इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाहता है ये पूरा घटनाक्रम हो रहा है, इंडिया ये देख रहा है कि लिथुआनिया और यूरोपियन यूनियन चाइना से कैसे डील करता है, क्योंकि अब अगर जिस तरीके से अगर वो लोग डील करते हैं तो इंडिया को भी एक रास्ता मिल जाएगा। द ताइवान इशू विल बी क्लोजली वॉच्ड इन न्यू दिल्ली एज इट कंटिन्यूज टू रिकैलिब्रेट इट्स ओन मॉडल्स विवेंडी विद चाइना। बस इतना सही है, बाकी इसमें बस फॉलो अप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इशू पता लग जाएगा। बाकी इसमें बस एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है ये।
अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये जो है, ये आप अगर ऐसे लिखते हैं या कहीं पे आपको डिबेट है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। जस्ट व्हाट द डॉक्टर्स ऑर्डर फॉर द लाइव स्टॉक फार्मिंग। अब यहाँ पे क्या है कि बताया गया है लाइव स्टॉक फार्मिंग से रिलेटेड इंडिया का फैक्ट्स और फिगर्स क्या हैं और उनके लिए इंडियन फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कितना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ ये बताया गया है कि द 20th livestock census indicates that India today have a livestock population of approximately 537 million. 95.5 concentration is in rural areas. मतलब इसमें जो ग्रामीण जो क्षेत्र हैं, रूरल एरियाज़ हैं, उसमें 95.8% जो टोटल पॉपुलेशन है वो गांव में बसती है। आप लोग भी गांव से कहीं ना कहीं जुड़े ही होंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके खुद के घर में, गांव में, तो वहाँ पे आप जानवर होते होंगे दूध के लिए भी और चीज़ों के लिए। तो वहाँ पे ऐसे और भी छोटे छोटे किसान होते हैं जिनके घरों में बहुत सारे जानवर होते हैं, 2 से 4 जानवर भी हो जाते हैं। तो आप लोगों ने बहुत करीब से देखा होगा, अगर आप लोग गांव जाते होंगे तो बेसिकली वही है। तो अब इसमें होता क्या है, जब इतने सारे जानवर होते हैं तो उनको कई तरह की बीमारियां भी लग जाती हैं। तो अब होता क्या है कि बीमारी होने से उनको बहुत अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। तो वो लोग क्या होता है, लाइव स्टॉक फार्मर्स आर ऑफन कंपेल्ड टू ट्रैवल फार फ्रॉम देयर विलेजेस व्हेन एवर देयर एनिमल्स नीड ट्रीटमेंट। अब जब उनका जानवर बीमार हो गया तो उनको दूर जाना पड़ता है कहीं, क्योंकि गाँव में तो, हर गाँव में तो जानवरों के अस्पताल है नहीं, तो उनको दूर जाना पड़ेगा इलाज के लिए। अब इलाज के लिए दूर जाएंगे तो होता क्या है कि अब वो इलाज कैसा होता है, नहीं होता, अगर नहीं होता बीमार होकर मर सकते हैं, या वो दूध देने वाला जानवर है तो दूध भी नहीं देगा। और अच्छा, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता दे रहा हूँ कि आप लोग अगर कहीं गांव से जुड़ेंगे तो ईजिली आप लोग कोरिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज़ को। तो अब जैसे क्या होता है, अनटिल नाउ गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग डोर स्टेप सर्विस रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड वैक्सीनेशन फॉर लाइव स्टॉक। तो ये सब मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जैसे इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, मतलब गर्भधारण के लिए जो होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जैसे आईवीएफ होता है, उसी तरह से ये भी होता है। तो सरकार ने बोला है कि MVU, ये एक वैन होती है, मोबाइल वैन यूटिलिटी। ये अगर हो तो ये गांव वालों के लिए और जो जानवर रखते हैं उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। MVU क्या है, ये एक डोर टू डोर चलने वाली एक मोबाइल वैन है जिसमें हॉस्पिटल की सारी फैसिलिटी होगी, जैसे डोर स्टेप डिलीवरी मॉडल, एज ए स्टेशनरी हॉस्पिटल कैनॉट इजली एक्सेस बाई मोस्ट लाइव स्टॉक फॉर वेटनरी डिसीज पोज ए मेजर चैलेंज स्पेशली नाउ वेयर देयर इज ए ड्रास्टिक राइज इन केसेस ऑफ जूजेंटिक केसेस। मतलब वही, अगर जहाँ पे इतने सारे केसेस हो रहे हैं वहाँ पे मोबाइल वैन जैसी चीज़ अगर रहेगी तो बीच का जो गैप है, एक गांव में रहने वाले किसान को और हॉस्पिटल के बीच का गैप, ये मोबाइल वैन से दूर किया जा सकता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो यहाँ कीवर्ड मोबाइल वैन है, तो जिसके भाई अब कितना भी नहीं है, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा जो लाइव स्टॉक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फार्मर्स के लिए एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड भी देता है और उनके खुद के लिए भी एक जीविकोपार्जन के लिए एक साधन है। तो अब यहाँ पे बेसिकली बस वही है कि पूरे आर्टिकल में कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या फ़ायदा होगा, क्या नहीं होगा। अब इसमें हुआ था, एक MK जैन कमेटी रिपोर्ट आई थी, तो उन्होंने हाईलाइट किया था दैट लाइव स्टॉक फार्मर्स फेस ग्रेटर चैलेंज इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। तो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल होता है, एग्रीकल्चर फार्मर जो होता है, उसके कंपैरिजन में लाइव स्टॉक फार्मर को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे ये डिजीज़ हो गया, पता लगा जानवर, उसको कोई बीमारी हो गई तो उसका पूरा का पूरा उसका सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म हो जाता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मोबाइल वैन को अगर आता है तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। पहली बात तो मोबाइल वैन्स आएंगी तो आप किसी जॉब को रिक्रूट करेंगे तो एक जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, वेटनरी असिस्टेंस होगा। इन द लॉकडाउन ड्यूरिंग द नोवल कोरोना पैंडमिक वी विटनेस इनोवेशन बाय स्टार्टअप्स एंड प्रोवाइडेड वीडियो कंसल्टेशन। तो इसी तरह से जो लाइव स्टॉक फार्मर्स और वेटनरीज अलॉन्ग विद एप्स, मतलब इसी तरह से ये है कि अब जैसे लाइव स्टॉक के टाइम पे कोरोना के टाइम पे बहुत सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जनरेट हो गए थे।
वो क्या करते थे कि भाई अब कोरोना के टाइम हर कोई अस्पताल नहीं जा सकता, तो उनके लिए फ्री वो ऑनलाइन फैसिलिटी दी गई थी। अगर इसी तरह से MVU अगर रहेगा तो डिफरेंट ऐप्स के थ्रू आप लोग उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनको घर बैठे आप सारी फैसिलिटी ले सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो बेसिकली ये एक मेजर है, अगर गवर्नमेंट लेती है तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा और फार्मर्स के लिए भी। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम लोग आ जाते हैं। ये तो खैर बुक के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये केरला का जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ट्रेन प्रोजेक्ट है, तो बेसिकली ये लोकल न्यूज़ है, इसके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ये न्यूज़ से बेसिकली जो इकोलॉजिकल जो हज़ार्ड्स पैदा होंगे वो उससे रिलेटेड है, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट है, इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उससे रिलेटेड है। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ आ जाते हैं हम लोग। रिपब्लिक डे परेड न्यूज़ है, इसमें पेज नंबर 8 में ग्रैंड फ्लाई पास प्लान फॉर रिपब्लिक डे। अब जो रिपब्लिक डे, आप लोग कभी रिपब्लिक डे देखा होगा तो आप पहली बात तो आप ये जान लीजिए, ये हमारा 75th रिपब्लिक डे है। कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं ये कौन सा रिपब्लिक डे है, तो 75। आप लोग अमृत महोत्सव देखते होंगे, हम लोगों ने डिस्कस किया न्यूज़पेपर में। ये हमारा 75वां आज़ादी का चल रहा है महोत्सव। तो इसमें क्या किया इन्होंने, 75 एयरक्राफ्ट की फ्लीट बनाई है, ठीक है, क्योंकि 75 साल इंडिपेंडेंस को हो गए। तो एयर फ्लीट में नेवी और इसमें आर्मी और जितने भी होते हैं सारे शामिल हैं, एयरफोर्स भी शामिल है। तो इसमें जगुआर भी शामिल है। इसमें मतलब इसमें क्या करेंगे ये लोग, कर्तव्यबाजी दिखाएंगे तरह तरह की। इसमें 75 का आकार बना के दिखाएंगे स्काई में। तो ये एक नया इस साल जो हो रहा है, ये पहली बार ऐसा होगा। ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, अगर आप लोग को मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाइए देखने उसको, जिससे आपको एक नया एक्सपोजर भी मिलेगा। और इस साल हर साल से हट के बहुत सी नई चीज़ें होने वाली हैं। तो खैर मुझे तो मौका नहीं मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि मैं जा ही नहीं पाऊँगा, वरना मेरा बहुत ही ज़्यादा मन था ये देखने का। अब यहाँ पे न्यूज़ है, पॉलिटिकल ज़्यादा बना रहे हैं लोग। जैसे होता है हर स्टेट में, रिपब्लिक डे में हर स्टेट की एक झांकी आती है। टेबलेक्स का मतलब झांकी होती है, तो इसमें आती है। तो इसमें बेसिकली तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और केरला को अप्रूवल नहीं मिला है। ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, बेसिकली हर साल किसी स्टेट्स को मिलता है, नहीं मिलता है। इस साल इन 3 स्टेट को नहीं मिला है, बस उसी को लेकर स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल बनाने की कोशिश कर रही है। अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है NGO या FCRA वाली जब न्यूज़ की थी हम लोगों ने, इसमें कोई भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये अंडरलाइन मैंने कर दिया, अगर आपको लगे पढ़ना है तो पढ़ लीजिए। ये सब नॉन इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। बेसिकली FCRA से रिलेटेड न्यूज़ जान लीजिए। इसमें ये था कि NGO ने बहुत सारे, जो FCRA करता है, जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं, वो सारे NGOs वो अप्रूवल देता है FCRA। तो इसमें बताया गया कांग्रेस से रिलेटेड जो कुछ NGOs हैं उनको FCRA की अप्रूवल मिल गई है। तो बस उसी से रिलेटेड न्यूज़ है, क्योंकि कांग्रेस के हैं इसीलिए राजीव गांधी के नाम से, इंदिरा गांधी के नाम से ये सारी न्यूज़ है। तो पढ़ लीजिए आप लोग, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे। वैसे कुछ भी इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। ये प्रेस क्लब वाला है, इसमें कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया सीज टू एग्जिस्ट। गवर्नमेंट में जो जम्मू कश्मीर में जो प्रेस क्लब है उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। उसमें भी पॉलिटिकलाइज करेंगे चीज़ों को। अच्छा, जो नए हमारे व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं, जो इस तरह का हम लोग जो डिफरेंट कलर से जो कलर करते हैं स्पेलिंग वाला, वो बेसिकली उसका पर्पस यही होता है कि आप लोग इजीली कोरिलेट कर सके सेंटेंस फॉर्मेशन से, और लास्ट में हम लोग यही वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ इसको ध्यान से देख लें, क्योंकि जो पुराने व्यूअर्स उनको पता है जो इसका फॉर्मेट किस तरीके से हम लोग डिस्कस करते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उस पर हम लोग आते हैं पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे ये वैक्सीनेशन फॉर 12 to 14 एज ग्रुप लाइकली फ्रॉम मार्च। मतलब इसमें बोला गया है कि जो मार्च तक हम लोग 15 से 17 एज तक हम लोग वैक्सीनेशन कवर कर लेंगे, और मार्च के बाद में 12 से 14 एज ग्रुप तक हम लोग वैक्सीनेशन आराम से शुरू कर सकते हैं। बस उतनी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे। यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, बस अवेयरनेस के लिए है। जो प्राइम मिनिस्टर का जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ था, उसी को लेके होम मिनिस्ट्री ने एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की है कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर की इटिनरी
कोई भी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल पे लीक होती है तो ऑल हैव टू बियर वेरी स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, बस वही है और कुछ नहीं है इसमें। अच्छा, अगली जो न्यूज़ है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जो बिरजू महाराज हैं इनकी डेथ हो गई है, ये बेसिकली यूपी से थे। इनका क्लासिकल डांस कथक है, जो यूपी का डांस है उससे ये रिलेटेड है। बिरजू महाराज किस डांस से रिलेटेड है, तो उसका राइट आंसर होगा कथक। अच्छा, ये थोड़ा सा मोर फैक्चुअल न्यूज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बल्कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, पीसीएस से लेके रेलवे एसएससी सभी का। आर्मी डे कब मनाते हैं हम लोग? 15 जनवरी को, जनवरी 15 आर्मी डे सेलिब्रेटेड। अगली जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अच्छा ये फैक्चुअल न्यूज़ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। यूएन के चीफ एंटोनियो गुटरेस हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से न्यूज़ बनती है, आप लोग इसको देख लीजिए। ये मैंने अंडरलाइन कर दिया है, फिर बाद में इतना ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट नहीं लगी, तो इसको आप लोग छोड़ दीजिए। अगली इम्पोर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, ये स्पोर्ट्स वाला सेगमेंट है। अब यहाँ पे क्या किया है कि एक इनइक्वालिटी किल्स करके एक रिपोर्ट आई है, इनइक्वालिटी किल्स। अब ये रिपोर्ट जो है इसमें बताया गया है कि कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों ने सफ़र किया, जो अमीर थे वो अमीर हो गए, जो गरीब थे और गरीब हो गए, तो एक इनइक्वालिटी का जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अब उसको रिपोर्ट, ये एक एनजीओ है यूके बेस्ड जिसका नाम है ऑक्सफैम, उसने ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। उसने बोला है कि द कोविड पैंडमिक heightened economic inequality across the world. Not only has the pandemic led to the death of millions of people globally, but it has also exposed the weakness. इन शॉर्ट कोरोना वायरस पैंडमिक है, मैं जो अंडरलाइन है बस वही पढ़ के आपको बता रहा हूँ कि मैं जो आपको ब्रीफ कर रहा हूँ वो एज इट इज़ वही चीज़ है जो यहाँ लिखा हुआ है। इन शॉर्ट द कोरोना वायरस पैंडमिक हैज़ brought into relief that people life change are directly linked to their access to wealth and health care. तो इस रिपोर्ट में बेसिकली इन्होंने, देखिए यही चीज़ मैंने आपको बताई, यही यहाँ मेंशन ही हुई है। तो इसमें इन्होंने बस बेसिकली क्या किया है कि इसको जो इनइक्वालिटी को है, इससे वॉयलेंस से, इसका इनइक्वालिटी किल्स का मतलब ही सीधा सीधा है वॉयलेंस। अगर इनइक्वालिटी बढ़ेगी तो वॉयलेंस भी बढ़ेगा, वॉयलेंस भी बढ़ेगा। तो इसी कारण इनइक्वालिटी किल्स का ये टाइटल दिया गया है। और इसमें कोई ऐसे इम्पोर्टेंट नहीं है इस पूरी आर्टिकल में। अगर बहुत ज़्यादा पूछ सकता है इनइक्वालिटी किल्स कल के रिपोर्ट किसने जारी की, तो आप ऑक्सफैम बता सकते हैं। चलिए, ये आज का न्यूज़पेपर तो हो गया, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी हम लोगों ने कवर कर ली। अब जो लास्ट में हम लोग वोकैबुलरी सेगमेंट डिस्कस करते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो 5 इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी हैं आज की, द 5 मैजिकल वोकैबुलरी वर्ड्स ऑफ हिंदू न्यूज़पेपर, उसमें पहला जो भी वर्ड है ये हम लोगों ने आर्टिकल से लिया है, मैंडारिन्स। मैंडारिन्स मतलब होता है दिग्गज। जी, आप जहाँ से वर्ड है मैंने वहाँ हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग उसका सेंटेंस फॉर्मेशन आराम से देख सकते हैं। मैंडारिन्स का मतलब दिग्गज होता है। रिकैलिब्रेट का मतलब होता है अंशांकित। रिकैलिब्रेट मतलब जैसे होता है, एग्जाम्पल के लिए बताऊँ, जैसे हम लोग एटीएम मशीन में जाते हैं, वो ख़राब हो जाती है या नोट गिनना कम कर देती है, ज़्यादा कर देती है, या टेक्निकल एरर हो जाता है, तो हम लोग उसको रिकैलिब्रेट करते हैं, मतलब फिर से सेट करते हैं। तो मैंने एग्जाम्पल्स इसीलिए बताया ताकि ये अंशांकित आपको समझ में शायद ना आए, इसलिए रिकैलिब्रेट का मतलब उसको फिर से मतलब उसको फिर से उसको रीसेट करना एक तरह से। अगला वर्ड है डिसरप्टर। डिसरप्टर का मतलब होता है रुकावट पैदा करने वाला। जैसे आप कोई काम करेंगे और आपका फ्रेंड आके उसमें रुकावट पैदा करेगा तो ही इज़ ए मेजर डिसरप्टर इन योर वर्क। ये इंपॉर्टेंट डिसरप्टर है। स्ल्यू मतलब होता है धंसना या दलदल। जहाँ से हम लोगों ने वर्ड लिया है उस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ उसका मतलब दलदल होता है। तो आप लोग जब वर्ड देखेंगे तो वहाँ सेंटेंस फॉर्मेशन आसानी से आप लोग देख सकते हैं। रिवर्ट, अगला इंपॉर्टेंट वर्ड है रिवर्ट। रिवर्ट मतलब
वापस लाएं। रिवर्ट मतलब होता है वापस लेना है, वापस लाएं। किसी भी चीज़ को वापस लाने को रिवर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों यही था आज का न्यूज़पेपर और उससे इम्पॉर्टेंट जो भी वोकैबुलरी थी। और आप लोग इस चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे ये हम लोगों को और अच्छा लगे और आप लोगों को और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए हम लोग मोटिवेट और एनकरेज रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। कल हम लोग फिर से हिंदू के नए सेगमेंट में मिलेंगे, नए क्विज और नए वोकैबुलरी के साथ। थैंक यू सो मच। Hello friends, welcome to this YouTube channel Only Success, and today we will be discussing the daily quiz segment of Hindu. Today on 30th of January, आप लोगों ने जितना द हिंदू का रिव्यू देखा होगा, हम लोग डेली रोज़ उसी न्यूज़पेपर से डेली के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत रेलेवेंट होते हैं और जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम करते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, और आप लोगों के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि एक सीरीज़ लॉन्च करें। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जो भी जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट है, सभी सेगमेंट के लिए इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन की सीरीज़ एमसीक्यू क्वेश्चंस की है, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो हम लोग उसमें शुरू कर सकते हैं और हम लोग इसमें जो सारे एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी। तो ठीक है, जल्दी से हम लोग इस सीरीज़ को शुरू करते हैं, क्विज सीरीज़ को। प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारा मोटिवेशन आपको और अच्छे अच्छे कंटेंट बनाने में हेल्पफुल रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। अंडर विच आर्टिकल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अपॉइंटेड। अब इसमें पूछा गया है किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। आपको याद होगा तो जो हम लोगों ने न्यूज़पेपर डिस्कस किया था उसमें एडिटोरियल सेगमेंट में दिया गया था इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट है। आप लोग याद है कि उसमें 2 कमेटीज़ थी, जो 90 में गोस्वामी कमेटी बनाई गई थी और जो 75 में बनाई गई थी। आप लोग याद करके कमेंट सेक्शन में बताइए कि गोस्वामी कमेटी ने किस कमेटी जो 75 में बनाई गई थी, किस कमेटी के रिकमेंडेशन को माना था। आप लोग बताइए, तब मुझे लगेगा आप लोग इसको याद है आप लोगों को। तो इसमें पूछा गया किस आर्टिकल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिया गया, तो आर्टिकल 324 के तहत। अब इसमें थोड़ा सा और बता दूं मैं, 315 के अंडर में यूपीएससी आता है, 148 के अंदर कैग आता है, 350 से इमरजेंसी आता है। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसे भी जान लीजिए, आप लोग जानकारी के लिए आगे कभी आएगा तो आप लोगों को याद रहेगा। आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और भी थी कि इसरो के नए चेयरमैन का नाम क्या है। ये अपॉइंट हुए हैं, पहले सिवान थे और अब ये नए चेयरमैन का नाम हो गया है सोमनाथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, आपसे पूछा जाएगा ये। तो हु इज़ अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इसरो? सोमनाथ। एक अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टीआरपी रेटिंग एजेंसी रिसेंटली इन न्यूज़। आप लोगों को पता है कि जो भी टीआरपीज़ होती हैं न्यूज़ चैनल्स में, वो कोई एक एजेंसी डिज़ाइन करती है, और एजेंसी डिज़ाइन वही करती है जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन है कि जो टीआरपी रेटिंग एजेंसी है उसका नाम क्या है। तो रिसेंटली उसका नाम है बार्क। बार्क का फुल फॉर्म आप लोगों को याद होगा, तो आप लोग मुझे बताइए। ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन रिसर्च काउंसिल। तो ये बार का फुल फॉर्म है, ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन रिसर्च काउंसिल। इसका काम ये होता है जो डिफरेंट प्राइवेट चैनल्स हैं, जो भी चैनल्स हैं, उनकी व्यूअरशिप और उनके रेटिंग्स और उनकी पॉपुलैरिटी को देखना और उसके हिसाब से उनको रेटिंग टीआरपी रेटिंग्स को देना। तो बेसिकली अभी गवर्नमेंट इसको जब कुछ 1-2 साल पहले कंट्रोवर्सी हुई थी कुछ पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल को लेके कि उसकी जो रेटिंग्स हैं उसको मैनिपुलेट किया गया था। तो लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया, मतलब उधर बीच इसमें बैन लगा दिया था। लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने बोला है अपना काम शुरू करो, और जो रेटिंग एजेंसी है बार्क, इसने अपना काम शुरू कर दिया। अगली जो न्यूज़ है, रिसेंटली यूएस रशिया, अब ये देखिए ये इधर बीच बहुत न्यूज़ में है कि जो रशिया और यूएस की जो मीटिंग हो रही है, रिसेंटली यूएस रशिया मीटिंग टू काउंटर ईच अदर्स हेजेमनी हेल्ड एट विच प्लेस। देखिए कोल्ड मतलब अभी जो यूएस और रशिया है एक दूसरे के ऊपर, दोनों ही पावरफुल कंट्री हैं, पर 1991 के कोल्ड वॉर के एरा के बाद में जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रशिया हो गया था, जब रशिया लगभग 6 कंट्रीज़ में डिवाइड हो गया। 6 मतलब वो कंट्रीज जो रशिया का पहले पार्ट थे, पर वो 91 में रशिया के पार्ट, रशिया से अलग हो गए, अलग अलग देश बन गए।
ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अर्मीनिया, ये सब करके कई सारी कंट्रीज़ हैं, उनको सिस कंट्रीज़ बोलते हैं। तो अब यूएसए चाह रहा है कि और रशिया को और वीक करने के लिए वो ईस्ट यूरोप में अपने आप को बढ़ा रहा है। रशिया चाहता है कि नहीं, तुम अब वहीं रुक जाओ जहाँ थी 1990 की पोजीशन जो थी, वहीं पे स्टेटस को मेंटेन कर। तो उसी को डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसी के रिलेटेड एक मीटिंग्स चल रही हैं। तो ये मीटिंग कहाँ पे कंडक्ट कराई गई थी? इसका राइट आंसर है ब्रुसेल्स में। तो इसका आंसर ब्रुसेल होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। ये देखिए वीवीपैट, मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाएगा। हो सकता है किसी एग्जाम में ऐसे ही वीवीपैट स्टैंड फॉर क्या, इसका डेफिनेशन ही पूछ ली जाए। इसका राइट आंसर है वोटर्स वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल। मतलब जब आप ईवीएम में वोटिंग डालने जाते हैं तो जो उसके अंदर एक क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हर वोटर के लिए एक पर्टिकुलर रिसिप्ट होती है जिसमें उसका रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड इन द सेंस कि आपके उसमें वोट डाला है आपने। तो वीवीपैट ये बेसिकली एक पेपर वेरीफाइंग ऑडिट ट्रेल होता है जिसमें आपने ईवीएम को ऑडिट करने के लिए, ऑडिट मतलब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए ये सिस्टम होता है। तो वीवीपैट का फुल फॉर्म आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, और आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग फिर से मिलेंगे नए सेगमेंट के साथ में, नई क्विज़ के साथ में। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।